ठीक है, धीरेन्द्र जी हमारे साथ कानून के जानकार में मौजूद। धीरेन्द्र जी, दरअसल संविधान का जिक्र किया जाता है, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र बार बार एक पक्ष करता है, लेकिन उसी संविधान में आर्टिकल 44 भी है जिसमें यूसीसी का जिक्र है, और आर्टिकल 14, 15, 16 भी है जिसमें इक्वालिटी की बात होती है, चाहे कानून के समक्ष हो, अफसर के समक्ष हो, वहां पर जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, तमाम तरह की इक्वालिटी की बात होती है। तो क्या ये यूसीसी को हम जेंडर इक्वालिटी और बाकी आप जाति धर्म सबके हिसाब से इक्वालिटी की तरफ हम बढ़ जाएंगे आगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ये है कि विवाह से रिलेटेड मुद्दे, उत्तराधिकार से रिलेटेड मुद्दे, गोद लेने से रिलेटेड मुद्दे और तलाक लेने से रिलेटेड मुद्दे, ये सारे मुद्दे सभी धर्मों में एक समान हो जाएं, एक ही कानून से गवर्न हो। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आती है महिलाओं की बात, और महिलाओं की बात जब करेंगे आप तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे धर्म में महिला को तलाक का अधिकार नहीं है कि वो तलाक ले सके, बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं है, उत्तराधिकार का अधिकार नहीं है, तो संपत्ति प्राप्त करने का अपने पति का अधिकार नहीं है, मेंटेनेंस का अधिकार नहीं है। और जब हम अनेकता में एकता की बात करते हैं और जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे राज्य के नीति विषयक तत्वों में रखा और इस आस्था के साथ रखा, इसे आगे आने वाली सरकारें लागू करेंगी, तो ये इसका लागू किया जाना किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है, बल्कि ये महिलाओं को, सभी धर्म की महिलाओं को एक स्थान पर लाके खड़ा कर देगा और सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहना कि ये किसी धर्म के विरोध में है या किसी धर्म के फेवर में है या किसी धर्म को अन्य धर्मों पर थोपा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत होगा, बल्कि यह जेंडर जस्टिस को आगे लेकर के जाएगा। अगर जी जल्दी से चूंकि हमें ब्रेक लेने के लिए रुकना है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं जल्दी से, ये भी अफवाह फैलाई जाती है और एक सेक्शन ये कह रहा है कि भाई आपकी जो धार्मिक मान्यताएं उस पर भी असर पड़ जाएगा। शादी और तलाक के अलावा कोई धार्मिक मान्यता पर असर पड़ने वाला है क्या यूसीसी को लेकर के? छोटा जवाब धीरेन्द्र जी। नहीं, धर्म बिल्कुल अलग है। धर्म के आवश्यक तत्व देखेंगे तो धर्म में अल्लाह से मुलाकात है, धर्म में ईश्वर से मुलाकात है, इबादत करना आता है कि आपको इबादत करने से यूसीसी के नाम पे नहीं रोका जा रहा है, अपने धर्म की विचारधाराओं से मिलने के नाम पर नहीं रोका जा रहा है। इस शादी का मुद्दा या तलाक का मुद्दा या गोद लेने का मुद्दा एक अधिकार के तौर पर है, ना कि धर्म के तौर पर। दरअसल यूसीसी को लेकर के बहस लगातार जारी है, सरकार को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इससे 2024 की बात बन जाएगी? अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष भी टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि 9 साल सत्ता में आई केंद्र सरकार को बीत चुके हैं, तो आखिरी साल में यूसीसी को लेकर के आखिर किस मकसद से सरकार आई है, यह सवाल पूछा जा रहा है। हरिशंकर श्रीवास्तव साहब, यह सवाल जायज भी है? नहीं, आप मुझे बताइए कि चुनाव तो लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। अब अगर अभी 6-8 महीने पहले या साल भर पहले यूसीसी पे बात होती, तब ये कहा जाता साहब उत्तर प्रदेश और उनके विधानसभा चुनाव है, इस वजह से आप यूसीसी ला रहे। अब यूसीसी आ रहा है, पार्लियामेंट चुनाव है, इसलिए यूसीसी आ रहा है। तो जो देश के हित में, जो आम आदमी के हित में है, उसको करने के लिए क्या कोई मुहूर्त विचार करना पड़ेगा? सुबह से शीघ्रम अगर कोई शुभ कार्य है, कोई अच्छा कार्य है, हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन साहब टाइमिंग भी दिक्कत है, तौर तरीका भी दिक्कत है। भाई तौर तरीका आप बताइए ना, क्या तौर तरीका होना चाहिए? और इस तरह से कि केवल हम एक उसमें हमको विरोध दर्ज कराना है, खुली विरोध हम दर्ज करा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं जो तलाक का दंड झेलती हैं, क्या मेंटेनेंस उनको जैसे हिंदू समाज के लोगों को महिलाओं को मिलता हो, वैसे मिलता है मेंटेनेंस उनको? उनके बच्चों की परवरिश के लिए क्या उसका जो उसका हस्बैंड उसको तलाक देता है, क्या मेंटेनेंस के लिए उसको कुछ मेंटेनेंस देता है? तो जो दंश एक अल्पसंख्यक समाज की, मुस्लिम समाज की जो आधी आबादी झेल रही है, उसको अगर इस कानून के लागू होने से उसको सम्मान मिलता है, उसकी सुरक्षा उसको मिलती है, तो इन जो हमारे विपक्षी दल के मित्र हैं, आखिर इनको क्या नुकसान हो जाएगा?
ठीक है, ये सवाल ले लेता हूं मैं, ये सवाल मैं दीपक रंजन से ले लेता हूं। दीपक श्रीवास्तव जी, मैं वापस आता हूं। दीपक रंजन साहब, जो सुविधाएं और जो सहूलियत, जो इक्वालिटी हिंदुओं में है, वही इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी कम से कम मुस्लिम समुदाय में भी मिल जाएगा तो विपक्ष को क्या आपत्ति है? क्योंकि वहां पर मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार नहीं है। मेंटेनेंस का जिक्र कर रहे हैं श्रीवास्तव साहब, क्योंकि 4 महीने 10 दिन का मेंटेनेंस आपको मिलता है, पूरी जिंदगी आप कैसे बिताएंगे बच्चों के साथ, ये बड़ा सवाल है। प्रॉपर्टी को लेकर के हिंदुओं में जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार मेरी बहन का भी मेरे पिता की प्रॉपर्टी पर है, लेकिन वहां पर 50% का है। तो भाई इक्वालिटी अगर 2 समुदायों में आ जाए और सभी समुदायों में आ जाए तो विपक्ष को क्या दिक्कत है? देखिए कुंदन जी, अभी आपके टीवी पे मैं देख रहा था, कैप्शन लिखा हुआ यूसीसी पर मिला बीजेपी को साथ। अरे बीजेपी कोई देश है क्या कुंदन जी? आप देश की एक तरफ बात करते हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो बीजेपी को मिला साथ, फिर आप लिख रहे हो कि मॉनसून सत्र में होगा सियासी माइलेज। यही तो हम भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज। मैं हरीश भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि जब 2016 में इन्होंने मसौदा तैयार किया था और लोगों से राय मांगी, तो फिर इसमें रोल बैक करने का काम क्यों किया? क्या उस टाइम इनको चिंता नहीं थी हिंदुस्तान के महिलाओं की और हिंदुस्तान के ट्राइबल कम्युनिटीज की और बाकी लोगों के अल्पसंख्यक भाइयों बहनों की? उस टाइम इनको क्यों नहीं चिंता हुई? देखिए, द हिंदू की रिपोर्ट में यह है कि जो खासी हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट है, उनके अपने रीति रिवाज है, उनके अपने वो हैं, और खासी समुदाय जो है वो हम समझते हैं कि 6th दलित जाति में आता है वो। और वहां पे जो होता है कि वहां पर जो सबसे छोटी बेटी होती है उनके समुदाय में, उसको ये अपने वारिस का संरक्षक बनाते हैं, और जो इनका उपनाम होता है वो माता के उपनाम से लिया जाता है। तो चीजों में क्या अमेंडमेंट करने वाले हैं, क्या चेंजेस करने वाले हैं, किसको सही करने वाले हैं, किसको नहीं सही करने वाले हैं? नागालैंड के जो है क्रिश्चियंस जो है, चर्चिल काउंसिल वाले, वो इसका अलग विरोध कर रहे हैं। वो इनसे पूछ रहे हैं कि आखिर आप इसमें क्या ला रहे हैं, क्या नहीं ला रहे हैं। तो ये चीजों को क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं तो हरीश भाई से बार बार यही पूछना चाहता हूं कि जब 2016 में पूरा मसौदा तैयार था, 2016 में ही 2016 में भी आपकी सरकार थी, उसके बाद तो 2016 के बाद तो 1-2 राज्यों में आपकी सरकार चली भी गई, तो 2016 में आपने इसको इंप्लीमेंट करने का काम क्यों नहीं किया? हमें इनकी मनसा बेशक है, क्योंकि इन्होंने एक तीर छोड़ा है कि लोग आपस में लड़े, लोग हमसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात ना करें, लोग हमसे बेरोजगारी की बात ना करें, लोग हमसे महंगाई की बात ना करें, कोई दूसरी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए आज ये यूसीसी का मसौदा लेकर के आए। अरे आपकी संख्या बल है, आपके चैनल पे खुद ही लिख रहा है कि आपके पांडे साहब तो कह रहे हैं कि भैया सामाजिक मुद्दा है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए सत्र में। जेपी पांडे साहब कह रहे हैं कि भैया ये सामाजिक मुद्दा है, तो इसमें माइलेज की कौन सी बात? हम लिख तो जरूर रहे हैं कि क्या ये फायदा मिल जाएगा बीजेपी को, मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन जेपी पांडे साहब बताइए, आपको लगता है क्या अगर ये बिल पास हो जाता है? देखिए कुंदन भाई, अगर इनकी नीयत और इनकी मनसा साफ होगी, जो जिसका हमें शक है कि इनकी ना तो इनका टाइमिंग सही है और ना इनकी मनसा सही है। दीपक जी, 9 साल से इनकी सरकार है, 9 साल में इनको क्यों नहीं याद आया? ठीक है दीपक जी, आता हूं मैं। इनको किसने रोका? पांडे साहब, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मगर वाला सवाल है, लेकिन ये पूछ रहा हूं मैं कि अगर ये यूसीसी पास हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि इसका फायदा सरकार को या बीजेपी को किसी भी चुनाव में, चाहे किया लोकसभा का चुनाव हो या फिर उस दौरान फिर प्रदेश में चुनाव हो, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, अगर कोई समाज सशक्त होता है तो फायदा प्रथम दृष्टया उस राष्ट्र को मिलता है, उस समाज को मिलता है जी। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि मेघालय में इनकी सरकार है, सरकार में शामिल है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने क्यों विरोध कर दिया यूसीसी का, वो आपको दिखाना चाहिए। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि इस देश में बड़ी विविधता है। और सामाजिक मुद्दे पे मैं एक उदाहरण आपको दे दूं, 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आ रहा था, 12 साल बाल विवाह की उम्र की जा रही थी लड़कियों की। और तिलक जी, जिसको भाजपा भी बड़ा आदर्श मानती है, तिलक जी ने कहा कि हम इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि बाल विवाह की उम्र न बढ़े, बल्कि उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार कर रही है जिसमें हमारी भागीदारी नहीं है, इसलिए हम इसे लागू नहीं करेंगे। तो देश के अल्पसंख्यक चुनावी राजनीति में जाहिर है कि भाजपा कितना टिकट देती है, कितना उनकी रहनुमाई है। तो इसके लिए आपको उनके आलमी इदारे हैं, उलेमा हैं, समाज के तमाम प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनसे राय परामर्श के बाद एक मतलब सहमति के आधार पे आगे बढ़ना चाहिए। आप बलात् रूप से भाजपा थोप रही है और आप खुद ये दिखा रहे हैं कि वो इसको ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे इनके लोग अतीक अहमद लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा था, ये मंच से कहते हैं कि हमने अतीक को ऊपर पहुंचा दिया। तो अब ये कहेंगे कि हमने मुसलमानों को देखो उनकी कल्चर छीन ली और हमें वोट दो, हम उनका नामो निशान मिटा देंगे। पांडे साहब, फिर आप जो भ्रांति फैला रहे हैं,